बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा जमात अव्वल की उर्दू का पहला लेक्चर है। सबक नंबर 14, चलो स्कूल चलें। क्या है? चलो स्कूल चलें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपकी बुक में लिखा गया है स्कूल, सीन काफ वाव लाम, स्कूल लिखा गया है। मैं आपको सबसे पहले लफ्ज़ स्कूल के बारे में बताऊंगी कि आपकी किताब में स्कूल लिखा गया है, स्कूल भी कहा जाता है, लेकिन दुरुस्त लफ्ज़ स्कूल है। दुरुस्त लफ्ज़ स्कूल है। पहले अलिफ आता है, फिर सीन काफ वाव लाम, स्कूल। दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? स्कूल। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी आप मेरे साथ उंगली रखें और पढ़ें, ताकि आपको पता लगे कि अल्फाज की अदायगी किस तरह की जाती है। अपनी बुक का सफ़ा नंबर 75 खोल लें, जिसे आप इंग्लिश में 75 कहते हैं, उसे उर्दू में 75 कहा जाता है। अपनी बुक का सफ़ा नंबर 75 खोल लें। चलो स्कूल चलें। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। ये दोनों बहन भाई हैं। ये दोनों बहन भाई क्या कह रहे हैं? खुदा हाफिज़ अब्बू, खुदा हाफिज़ अम्मी। जब हम घर से बाहर निकलते हैं स्कूल जाने के लिए या कहीं पर भी जाने के लिए, तो अपने बड़ों को, आपके घर में अम्मी अब्बू, दादा दादी, नाना नानी या जो भी बड़े बहन भाई होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कह के हम उनको घर से बाहर आते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि लफ्ज़ खुदा भी ठीक है, लेकिन क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब आपको समझ आ रही है, तो लफ्ज़ अल्लाह सबसे बेहतर है। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। खुदा हाफिज़ भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप अल्लाह हाफिज़ कहा करें, ठीक है। जब आप अपने घर से स्कूल के लिए या कहीं पर भी जाने के लिए निकलें तो क्या कहते हैं? अल्लाह हाफिज़। अहमद और ज़ारा स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। अहमद और ज़ारा स्कूल जा रहे हैं। ये दो बच्चे बहन भाई स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल जाने से पहले, स्कूल के लिए निकलने से पहले वो अपने वालिदैन को क्या कह रहे हैं? अल्लाह हाफिज़, ठीक है। तो बच्चों, आप भी ये बात याद रखें कि जब भी घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकलते हैं, कहीं जाने के लिए निकलते हैं, स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, तो क्या करते हैं? अल्लाह हाफिज़ कह कर निकलते हैं। अब अगली तस्वीर में देखें, क्या कह रहा है बच्चा? बच्चा कह रहा है क्या मैं अंदर आ जाऊं? बच्चा क्लास में, जमात में दाखिल होने से पहले अपनी उस्तानी साहिबा से इजाज़त तलब कर रहा है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है। आप तस्वीर में देख रहे हैं उस्तानी साहिबा बैठी हैं। क्योंकि अब एक इंग्लिश मीडियम का दौर आ गया है, तो हम लफ्ज़ टीचर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उर्दू में उस्ताद या उस्तानी एक लफ्ज़ है जो हम टीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चा अपनी उस्तानी साहिबा से इजाज़त तलब करे, क्या मैं अंदर आ जाऊं? स्टूडेंट्स, जब आप स्कूल में आते हैं, आप क्लास में दाखिल होने से पहले अपनी उस्ताद या उस्तानी साहिबा से क्या पूछते हैं? इंग्लिश में कहते हैं मे आई कम इन टीचर, तो उर्दू में क्या मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है। जब भी क्लास में दाखिल होने लगे, अगर आपके टीचर क्लास में मौजूद हैं, तो सबसे पहले क्या करना है? इजाज़त लेनी है, क्या मैं अंदर आ जाऊं।
अहमद ने जमात में दाखिल होने से पहले इजाज़त ली। ठीक है, वही बात मैंने आपको बताई कि क्लास में जमात में दाखिल होने से पहले अपने उस्ताद से इजाज़त लेनी चाहिए। अगले सफ़े पर आ जाएं। ये दो सहेलियाँ बनी हुई हैं, दो लड़कियाँ बनी हुई हैं। अगली तस्वीर में ये दो सहेलियाँ हैं, दोस्त हैं आपस में, और ये एक दूसरे को क्या कह रही हैं? अस्सलामु अलैकुम। और दूसरी ने जवाब में क्या कहा? वालेकुमुस्सलाम। बच्चों, जब भी आप किसी से मिलते हैं, जब आप स्कूल आते हैं, आपको टीचर नज़र आती हैं, आपको अपने दोस्त साथी सहेलियां नज़र आते हैं, तो आप उन्हें क्या करते हैं? सलाम करते हैं। इसी तरह जब आप स्कूल से घर वापस जाते हैं तो आप अपने अम्मी, अब्बू, दादा, दादी या बड़े बहन भाई जो भी घर में मौजूद होता है, आप उन्हें क्या कहते हैं? सलाम करते हैं। क्या कहा जाता है? सलाम किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखें कि जब आप किसी से मिलें, चाहे आपका दोस्त हो, आपका एज फेलो हो, हम उम्र हो, साथी हो, क्लास में एक साथ पढ़ते हों, आपके बड़े हों, उस्ताद हों, कोई भी बड़ा जब आपको मिलता है या कोई भी जब आपको मिलता है तो हम उसे सबसे पहले क्या कहते हैं? सलाम करते हैं। क्या कहा जाता है? अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? सलाम करते हैं। ज़ारा ने अपनी दोस्त आमना को सलाम किया। अब आप अगली तस्वीर में देखें कि उस्तानी साहिबा इस बच्ची को कुछ दे रही हैं, कोई तोहफ़ा दे रही हैं या इनाम दे रही हैं, और बच्ची आगे से क्या कह रही है? शुक्रिया अदा कर रही है। क्या कर रही है? शुक्रिया अदा कर रही है। बच्चों, जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं, आप क्लास फेलोज़ हैं, आप एक साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं, जैसा कि आपके पास पेंसिल है या किसी से पेंसिल ले रहे हैं, रेज़र ले रहे हैं, तो आप उसको, जब वो बच्चा आपकी मदद करता है, आपको देता है, तो आप आगे से क्या कहते हैं? थैंक यू कहते हैं, मतलब शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हमारी उस्ताद उस्तानी हमें कोई भी चीज़ देते हैं, कोई तोहफ़ा या इनाम देते हैं, तो हम क्या कहते हैं? शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा इस बात को याद रखें कि जब कोई हमें कुछ देता है तो हमें आगे से क्या कहना चाहिए? शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसे आप ईद की मिसाल ले लें कि ईद पर अगर आपको कोई बड़ा ईदी देता है तो आप उसे आगे से क्या कहते हैं? उन्हें थैंक यू कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं ना। और जब सालगिरह का मौका आता है तो आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त साथी या आपके और जो खाला मामू और जो रिश्ते हैं वो आपको तोहफ़ा देते हैं सालगिरह के मौका पर, तो क्या कहा जाता है? शुक्रिया कहा जाता है। ठीक है, मिस निदा ने ज़ारा को इनाम दिया। ज़ारा ने उनका शुक्रिया अदा किया। इनाम बेटा जी कहते हैं कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, आपने अमूमन देखा होगा कि जो बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, उन्हें हमेशा इनाम मिलता है। ऐसा ही होता है ना कि जो बच्चे हमेशा अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, पोजीशंस में आते हैं, उन्हें इनाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया होता है, उन्होंने अच्छा पढ़ के दिखाया होता है, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई होती है। ठीक है, तो जब भी कोई अच्छा काम करने के एवज़ में आपको कुछ मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? इनाम कहा जाता है। और तोहफ़ा कहा जाता है। जैसे आपकी सालगिरह है, सालगिरह के मौका पर आपको जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तोहफ़ा। क्या कहा जाता है? तोहफ़ा। बेटा जी, इसके साथ हमारी रीडिंग तो ख़त्म हुई। अब हम आते हैं इमला के अल्फाज की तरफ। हम आते हैं इमला के अल्फाज की तरफ। सबसे पहला क्या है? इजाज़त। सबसे पहला क्या है? इजाज़त। नंबर 2 दोस्त। दूसरे नंबर पे क्या है? दोस्त। जैसे आपकी क्लास में आपके बाकी फेलोज़ जो हैं वो आपके क्या हैं? दोस्त। नंबर 3 पे इनाम। मैंने अभी आपको बताया कि किसी अच्छा काम, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें आपको जो भी दिया जाती है चीज़, उसे क्या कहा जाता है? इनाम कहा जाता है। ठीक है। नंबर 4 शुक्रिया। नंबर 4 शुक्रिया। शुक्रिया कब अदा किया जाता है?
जब हमें कोई भी शख्स कुछ देता है या जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो क्या कहा जाता है? शुक्रिया अदा किया जाता है। नंबर 5 स्कूल। नंबर 5 स्कूल। नंबर 6 जमात। नंबर 6 जमात। जमात जिसे आप क्लास कहते हैं, ठीक है। स्कूल में जब आप आते हैं, अपनी क्लास में बैठते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है उर्दू में? जमात। क्या कहा जाता है? जमात। अब हम आते हैं अल्फाज मायने की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा लफ्ज़ क्या है? दाखिल होना। दाखिल होना मतलब अंदर आना। दाखिल होना मतलब अंदर आना। जब आप अपने कमरा जमात में दाखिल होते हैं, अंदर आने लगते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अंदर आना। किसी कमरे में जब जाना होता है तो आप क्या कर रहे होते हैं? मतलब अंदर आ रहे होते हैं, दाखिल हो रहे होते हैं। नंबर 2 पे क्या है? इजाज़त। इजाज़त मतलब किसी से पूछना। कुछ जैसे आपके घर में बड़े हैं तो बड़ों से आपने पूछना होता है कि हम ये काम कर लें, मतलब आप इजाज़त ले रहे हैं उनसे। इजाज़त मतलब पूछना। इजाज़त का क्या मतलब है? पूछना। जैसे अगर आपने कोई काम करना है तो आप अपने घर में अपनी वालदा से पूछते हैं कि मैं ये काम कर लूँ। स्कूल में अगर आपने किसी से बात करनी है या किसी से कुछ लेना है तो आप अपनी टीचर से इजाज़त तलब करते हैं कि क्या मैं इससे ये काम कर लूँ। तो इसे क्या कहा जाता है? इजाज़त। इजाज़त का क्या मतलब है? पूछना। तीसरे नंबर पे है इनाम, ठीक है। इनाम जैसे मैंने आपको बताया, इनाम का मतलब है अता करना। इनाम का क्या मतलब है? अता करना। मतलब जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और उसके एवज़ आपको कोई चीज़ अता की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? इनाम। नंबर 4 पे है शुक्रिया। शुक्रिया, फिर वही बात आ गई कि जब हमें कोई भी शख्स कुछ देता है तो हम उसका क्या करते हैं? शुक्रिया अदा करते हैं, मतलब मेहरबानी। शुक्रिया मतलब मेहरबानी। अब हम आते हैं सवाल जवाब की तरफ। सबसे पहला हमारा सवाल है, अहमद ने अम्मी को क्या कहा? अहमद ने अम्मी को क्या कहा? सबक में आपने अभी मेरे साथ पढ़ा, अहमद ने अम्मी को क्या कहा। आपसे बच्चों पूछने का मकसद ये होता है कि आपने रीडिंग साथ तवज्जो से की है। क्या आपने अपने सबक को तवज्जो से पढ़ा और उन बातों को ज़हन नशीन किया? इसीलिए आपसे ये सवाल जवाब किए जाते हैं ताकि पता लगे कि आपने कितनी दिलचस्पी के साथ अपने सबक को पढ़ा। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि अहमद ने अम्मी को क्या कहा। हमने सबक में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था अहमद ने अम्मी को अल्लाह हाफिज़ कहा। आपकी किताब में लिखा गया है खुदा हाफिज़, लेकिन मैंने वही बात आपको बताई कि बेहतर लफ्ज़ है अल्लाह हाफिज़। बेहतर लफ्ज़ क्या है? अल्लाह हाफिज़। तो कोशिश किया करें कि आप भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करें, अल्लाह हाफिज़ कहा करें, ठीक है। अहमद ने अम्मी को अल्लाह हाफिज़ कहा। सवाल नंबर 2 क्या है? ज़ारा ने आमना को क्या कहा? ज़ारा ने आमना को क्या कहा? तो क्या पढ़ा था हमने सबक में कि 2 सहेलियां, जहां 2 सहेलियों की तस्वीर बनी हुई थी, वो आपस में क्या कर रही थी? वो 2 सहेलियां एक दूसरे को क्या कह रही थी? ज़ारा ने सलाम किया था और आमना ने उसका जवाब दिया था। तो ज़ारा ने आमना को क्या कहा? ज़ारा ने अपनी दोस्त आमना को सलाम किया, ठीक है। यही हुआ था ना, ज़ारा ने अपनी दोस्त आमना को सलाम ही किया था ना। सवाल नंबर 3 है, ज़ारा ने मिस निदा को क्या कहा? ज़ारा ने मिस निदा को क्या कहा? जो आपकी किताब में आखिरी तस्वीर बनी हुई थी सबक में, उसमें मैंने आपको बताया था कि उस्तानी साहिबा बच्ची को एक तोहफ़ा दे रही हैं।
तो उन्होंने जब उसने वो तोहफ़ा लिया तो उन्होंने आगे से उसने क्या कहा उनको, शुक्रिया। ज़ारा ने मिस निदा का शुक्रिया अदा किया। क्या कहा ज़ारा ने मिस निदा को? ज़ारा ने मिस निदा का शुक्रिया अदा किया। ठीक है, सवाल जवाब हो गए। अब हम आते हैं बुक वर्क की तरफ। ठीक है, तो बुक में सबसे पहले आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 77 खोलें। ठीक है, सफ़ा नंबर 77 खोलें। सवाल जवाब दिए गए हैं सबसे पहले, वो हमने कर लिए हैं। अब आता है नीचे लफ्ज़ बनाएं। ठीक है, क्या आता है? लफ्ज़ बनाएं। बच्चों ये दिए गए हैं हरूफ, ये अलग अलग हर्फ हैं। इन हरूफ से को मिलाकर हमने क्या बनाना है? लफ्ज़। हरूफ को मिलाकर क्या बनता है? लफ्ज़। ये 3 हरूफ दिए गए हैं, रे, हे, ये। अब इसमें आप देख सकते हैं ये प्लस का साइन, और आपको तो पता होगा कि प्लस के साइन का क्या मतलब है? जमा करना, मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पर इस जमा के या प्लस के निशान का मतलब ये है कि इन हरूफ को मिलाना है। क्या करना है? इन हरूफ को मिलाना है। हमने इन 3 हरूफ को मिलाना है। सबसे पहले क्या है? रे। फिर क्या है? हे और ये। रे, हे, ये। रे हमने लिख लिया है। अब आता है हे। तो पहले हम बनाएंगे हे की छोटी शक्ल। क्या बनाएंगे? हे की छोटी शक्ल, और फिर इसके साथ हम ये को मिला देंगे। इसके साथ हम ये को मिला देंगे तो क्या बनाइए? रहे। क्या बनाइए? रहे। अगला क्या है? नंबर 2, सीन, काफ, वाओ, लाम। क्या बन गया ये? स्कूल। मैंने आपको बताया कि स्कूल लफ्ज़ भी ठीक है, लेकिन जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो स्कूल है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब हमें अलिफ नहीं दिया गया तो हमने इन्हीं हरूफ को मिलाना है। तो सबसे पहले स्कूल लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सीन की छोटी शक्ल, फिर काफ की छोटी शक्ल, और इसके साथ हम वाव को मिला देंगे। ठीक है, और लाम अलग लिखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लाम वाव के साथ नहीं, वाव के बाद नहीं मिल सकता। तो क्या हो गया ये? स्कूल। नंबर 3 क्या है? दाल, वाव, सीन, ते, दोस्त। ठीक है, दाल के साथ हम वाव नहीं मिला सकते, इसलिए दाल ऐसे ही आ जाएगा। वाव के बाद हम सीन को नहीं मिला सकते, इसलिए वाव भी ऐसे ही आएगा। फिर आ जाएगी सीन की छोटी शक्ल, क्योंकि सीन के बाद ते है और सीन के बाद ते को हम सीन से मिला सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? दोस्त। क्या बन गया ये? दोस्त। नंबर 4 क्या है? सीन, लाम, अलिफ, मीम। क्या बन गया ये? सलाम। क्या बन गया ये? सलाम। तो वही बात, सीन के बाद क्या है? लाम। तो लाम जो है वो सीन से मिल सकता है। तो पहले सीन की छोटी शक्ल, फिर लाम, और लाम के साथ अलिफ। अब हम इसके साथ मीम नहीं मिला सकते, इसलिए मीम अलग ही आएगा। तो क्या बन गया ये? सलाम। नंबर 5 क्या है? अलिफ, नून, ऐन, अलिफ, मीम। क्या बन गया ये? इनाम। क्या बन गया ये? इनाम। अलिफ के साथ हम नून नहीं मिला सकते, अलिफ ऐसे ही आ जाएगा। नून के साथ ऐन मिल सकता है। पहले नून की छोटी शक्ल, फिर ऐन आपने ऐसे बनाना है, और ऐन के साथ क्या है? अलिफ। ये भी इसके साथ मिल सकता है, इसलिए अलिफ इसके साथ आ गया, और मीम। क्या बन गया ये? इनाम। क्या बन गया ये? इनाम। नंबर 6 क्या है? शीन, काफ, रे, छोटी
हे, शुक्रिया। क्या बन गया ये? शुक्रिया। शीन की छोटी शक्ल, काफ, काफ की भी छोटी शक्ल, और इसको रे से मिला दिया, ठीक हो गया। और छोटी ये और हे को मिलाया तो शुक्रिया। क्या बन गया ये? शुक्रिया। अब हम आते हैं बुक पेज नंबर 78, सफ़ा नंबर 78, जिसे हम इंग्लिश में 78 कहते हैं, उसे उर्दू में 78 कहा जाता है। आपकी किताब का सफ़ा नंबर 78 पे आप आएँ और उसमें आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है? सुने और मिलाएं। क्या लिखा है? सुने और मिलाएं। आप क्या कहेंगे? बेटा जी, अपने पास पेंसिल और स्केल लाजमी रखें। आपके पास पेंसिल और फुट होना चाहिए। जैसे जैसे मैं बताऊं, आप उसको फुट के साथ मैच करते जाएं, मिलाते जाएं। सुने और मिलाएं, ठीक है? तो आपके पास फुट होना चाहिए ताकि आप मिलाएं इनको। सबसे पहला है, जब कोई आपके घर आए। तो बच्चों, जब कोई हमारे घर आता है, कोई मेहमान आता है, कोई बड़ा आता है, तो हम क्या कहते हैं? हम सलाम करते हैं ना। जब कोई भी हमारे घर मेहमान आए, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या कोई भी हो, तो क्या किया जाता है? आप लोग क्या करते हैं? सलाम किया जाता है। अब हम देखते हैं जो हमें दूसरे खाने में ये इन्होंने हमें ऑप्शंस दिए हैं, हम देखते हैं कि क्या उसमें से कौन सा है जो इसके साथ सही मैच होगा। जब कोई आपके घर आए तो क्या कहना चाहिए? क्या मैं अंदर आ जाऊँ? कहना चाहिए। क्या आप उन्हें ये कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ? नहीं। शुक्रिया? नहीं, ये भी नहीं। खुदा हाफिज़? नहीं, ये भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम, क्या यही कहा जाता है? जी बिल्कुल, अस्सलामु अलैकुम ही कहा जाता है। जब कोई हमारे घर आता है तो हम क्या कहते हैं? सलाम करते हैं। क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। तो जब कोई आपके घर आए, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। इसको आप नंबर 1 को आप अस्सलामु अलैकुम के साथ मिला देंगे। नंबर 2 पे है, जमात में दाखिल होने से पहले। अभी हमने सबक में पढ़ा कि जब हम क्लास में या कमरा जमात में दाखिल होने लगते हैं, आप जब दाखिल होते हैं, अगर आपकी उस्तानी साहिबा बैठी हैं तो आप उनसे क्या कहते हैं? आप उनसे इजाज़त लेते हैं ना? तो क्या कहते हैं? क्या लिखा हुआ है? क्या मैं अंदर आ जाऊं? जी बिल्कुल, ये ठीक है, ये इसी के साथ मिलाया जाएगा। जमात में दाखिल होने से पहले क्या कहा जाता है? क्या मैं अंदर आ जाऊं? इसको आप इसके साथ मिला देंगे। नंबर 3 पे है, जब कोई आपको तोहफ़ा दे। मैंने अभी आपको, जब हम रीडिंग कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि जब भी हमें कोई भी शख्स कोई चीज़ देता है, कोई तोहफ़ा देता है, कोई इनाम देता है, हमारे दोस्त हमें कोई चीज़ देते हैं, शेयर करते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हम शुक्रिया अदा करते हैं ना? हम क्या कहते हैं? जिसे अब वही बात आ जाती है कि इंग्लिश मीडियम है तो ज़्यादातर वर्ड्स इंग्लिश के ही यूज़ होते हैं, जैसे थैंक यू ही कहा जाता है, लेकिन थैंक यू को उर्दू में क्या कहा जाता है? शुक्रिया कहा जाता है। तो क्योंकि हम अपना उर्दू का सबक पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि थैंक यू को उर्दू में क्या कहा जाता है? शुक्रिया। हमें पता होना चाहिए कि जब हमें कोई शख्स कोई चीज़ दे रहा है, कोई तोहफ़ा दे रहा है, कोई इनाम दे रहा है, तो हमने क्या कहना है? हमने शुक्रिया कहना है। तो बच्चों, जब कोई आपको तोहफ़ा दे तो क्या कहना चाहिए? शुक्रिया। क्या कहना चाहिए? शुक्रिया। तो इसको हम किससे मिला देंगे? शुक्रिया से। नंबर 4 पे है, जब कोई आपके घर से जा रहा हो। जब कोई आपके घर से जा रहा हो या आप घर से कहीं जा रहे होते हैं, आप स्कूल के लिए घर से निकल रहे हैं या स्कूल से घर के लिए जा रहे हैं, मतलब कहीं भी जाने से पहले जो लोग पीछे रह जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अल्लाह हाफिज़। क्या कहा जाता है? अल्लाह हाफिज़। मैंने फिर वही बात कही, आपकी किताब में खुदा हाफिज़ लिखा गया है,
ये भी ठीक है, हम इसको खुदा हाफिज़ से ही मिलाएंगे, लेकिन आपको बार बार बताने का मकसद ये है कि आपने अल्लाह हाफिज़ कहना है, ठीक है। जो ज़्यादा मुनासिब और दुरुस्त लफ्ज़ है वो अल्लाह हाफिज़ है, ठीक हो गया। जब कोई आपके घर से जा रहा हो तो क्या कहते हैं? खुदा हाफिज़। इसके साथ आपने इसको मिला देना है, लेकिन मैं फिर आपको ये बता रही हूँ कि आपने अपनी आम मामूलाते ज़िंदगी में अल्लाह हाफिज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। जब कहीं जाते हैं तो पीछे जो लोग रह जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अल्लाह हाफिज़। अब हम आते हैं बुक पे, आपकी किताब का सफ़ा नंबर 79, जिसे इंग्लिश में बुक पेज नंबर 79 कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है इसमें? सबसे पहले खाली जगह पुर करें। क्या है सबसे पहले? खाली जगह पुर करें। सबसे पहले क्या है? ज़ारा मेरी दोस्त डैश। अब आपके पास उन्होंने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं कि इसमें से जो ठीक वाला है वो आपने लिखना है और हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ कि है एक के लिए इस्तेमाल होता है एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक है, कोई एक चीज़ है तो है कहा जाएगा, ठीक है। वाहिद के लिए है। लेकिन जब एक से ज़्यादा, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, या ग्रुप है, मजमुआ है किसी चीज़ का, तो उसके लिए क्या होगा? हैं। नून गुन्ना की आवाज़ होती है ना, हैं की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। ज़ारा मेरी दोस्त डैश। अब क्योंकि ज़ारा भी एक है और मेरी मतलब मैं भी एक हूँ, ज़ारा मेरी दोस्त डैश। ज़ारा एक है, एक की बात हुई है, तो जब एक की बात हुई है तो मैंने आपको क्या बताया है? क्या आएगा? है। ज़ारा मेरी दोस्त है, क्या आएगा? है। नंबर 2 पे है जी, ये तोहफे मेरे डैश है या हैं। अब यहाँ पर क्या है? तोहफे, तोहफा नहीं है, तोहफे लिखा गया है, ठीक है। ये तोहफे मेरे डैश। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? वाहिद हो तो है, एक से ज़्यादा हो, दो हो, तीन हो या मजमुआ हो तो क्या लिखते हैं? हैं। क्या लिखते हैं? हैं। क्या इस्तेमाल किया जाता है? हैं। ये तोहफे मेरे डैश। अब ये तोहफे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तोहफ़ा मतलब एक तोहफ़ा, एक चीज़। तोहफे मतलब ज़्यादा चीज़ें। तो जब ज़्यादा की बात हुई तो क्या आएगा? हैं। क्या आएगा? हैं। ये तोहफे मेरे हैं। आगे नंबर 3 पे क्या है? तुम अहमद के दोस्त डैश। तुम अहमद के दोस्त हो या है। अब देखें, हो या है अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो क्या वो जुमला ठीक होगा? जुमला दुरुस्त होगा? तुम अहमद के दोस्त है, ये जुमला तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हो आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? हो। तुम अहमद के दोस्त हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बेटा जी नंबर 4 पे, हम स्कूल जाते डैश। हम, ठीक है। ये हम जो है मतलब ज़्यादा। अगर यहाँ पर लिखा होता मैं, तो मैं का मतलब है एक, ठीक हो गया। मैं का क्या मतलब है? एक। जब हम कहा जा रहा है तो हम का मतलब है ज़्यादा सारे, मतलब उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, जो 7 लोग हैं वो भी हैं, तो मतलब हम ज़्यादा लोगों के लिए। तो वही बात आ गई कि जब ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो तो क्या कहते हैं? है लिखेंगे या हैं? जब ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो क्या कहेंगे? हैं। हम स्कूल जाते हैं, ठीक हो गया।
नेक्स्ट है जी नंबर 5 पे, मैं रोज़ किताब पढ़ती है या हूँ। अब मैं आया है एक, मतलब मैं अकेली या आप अकेले, मैं मतलब मैं एक, मैं रोज़ किताब पढ़ती हैं, वही बात आ गई कि मैंने आपको बताया है तो ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर है अगर हम लगाएंगे तो ये जुमला बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, हूँ, क्या आएगा, हूँ, मैं रोज़ किताब पढ़ती हूँ। आगे बेटा जी, दुरुस्त लफ्ज़ के गेट दायरा बनाएं। ये आपके पास अल्फाज दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से जो दुरुस्त लफ्ज़ है उसके गेट दायरा लगाना है। जो लफ्ज़ दुरुस्त लिखा गया है उसके गेट दायरा लगाना है। अब आप देखें, आपने लफ्ज़ सबक में स्कूल पढ़ा, क्या वो इस तरह लिखा गया है, सीन काफ वाव लाम, स्कूल इस तरह होता है। यहाँ पे आप देखें ये स्वाद से बना हुआ है, ठीक है। क्या स्कूल स्वाद से बनता है? और यहाँ पर स्कूल, कौन सा काफ आ गया, नुक्तों वाला काफ आ गया, ठीक है। जबकि हमने सबक में पढ़ा है और हमें पता है कि स्कूल सीन से बनता है और उसमें डंडे वाला काफ आता है, तो जो लफ्ज़ दुरुस्त है उसके गेट दायरा लगना है। तो इस स्कूल के गेट नंबर 1 पे जो पहला नंबर है उस पर हम दायरा लगाएंगे। आगे है इजाज़त। अब यहाँ पर इजाज़त के आखिर में तोय लिखा गया है, दरमियान में जो दूसरे नंबर पर है उस पर ते लिखा गया है, लेकिन जबकि जो नंबर 3 पर है उसमें जो इजाज़त है उसमें जे की जगह ज़ोए इस्तेमाल हुआ है। तो हमें पता है और हमने सबक में भी पढ़ा है, हमने इमला के अल्फाज में भी पढ़ा है कि इजाज़त दुरुस्त तरीके से इस तरह लिखा जाता है, अलिफ जीम अलिफ जा जे ते, इजाज़त। आगे है दोस्त, दाल वाव स्वाद ते। अब क्या स्वाद से बनता है दोस्त? नंबर 2 पे देखते हैं, दाल वाव सीन तोय, तोय आते दोस्त में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है दोस्त? दाल वाव सीन ते, जी बिल्कुल, दोस्त सही तरीके से इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। दोस्त की जो सही इमला है वो ये है, सही लफ्ज़ ये है। आगे है बेटा जी तोहफ़ा। अब यहाँ पर आप देखें कि उन्होंने तोहफ़ा में वाव भी डाला हुआ है, ठीक है। ते वाव तो हे फे तोहफ़ा, नहीं जी ये तो गलत है। नेक्स्ट ते हे फे ये मतलब तोहफ़ा, तोहफ़ा हमें पता है, हमने सबक में पढ़ा है, सही लफ्ज़ क्या है, इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये भी ठीक नहीं है, ये वाली है तोहफ़े में इस्तेमाल नहीं होती, तो ये भी गलत हो गया। आगे है जमात। यहाँ पर बेटा जी उन्होंने देखें जीम मीम अलिफ मा ते, जमात, ये तो जमात बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अब है जी यहाँ पे उन्होंने तोए से जमात लिखा है, हमें पता है तोए तो नहीं आता, जीम मीम अलिफ मा ऐन ते, हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जमात की सही इमला किस तरह होती है, तो जमात का सही लफ्ज़ जो है वो ये है, ठीक हो गया। इसी के साथ बच्चों आज हमारा उर्दू का सबक चलो स्कूल चलें ख़त्म होता है। आज का हमारा सबक है बारिश आई। क्या सबक है हमारा? बारिश आई। ये एक नज़्म है। सबसे पहले बच्चों उर्दू में 2 चीज़ें होती हैं, एक नज़्म एक और दूसरी नज़्म। नज़्म में कहानियाँ, मज़ामीन, वाक़यात जुमलों की शक्ल में लिखे होते हैं और नज़्म में छोटे छोटे मिसरों की सूरत में लिखी जाती है। ये मिसरे एक ख़ास तरतीब से लिखे जाते हैं। जैसा कि आपने अपनी इस किताब का पिछला सबक पढ़ा, हमारा पिछला सबक क्या था?
चलो स्कूल चलें। हमने जब वो सबक पढ़ा तो वो नसर की सूरत में था, लेकिन आज जो हमारा सबक है वो नज़्म की सूरत में है। नज़्म मैंने आपको जैसे पहले बताया छोटे छोटे मिसरों की सूरत में लिखी जाती है। ये मिसरे एक ख़ास तरतीब से लिखे जाते हैं। 2 मिसरे मिलें तो एक शेर बनता है, और जब 2 से ज़ायद मसलन 3, 4 या 5 अशार हों तो क्या बन जाता है? नज़्म बन जाती है। ठीक हो गया। तो आज का हमारा जो सबक है वो है बारिश आई। ये एक नज़्म है। सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। आप मेरे साथ साथ उंगली रखें ताकि, और मेरे साथ साथ पढ़ें ताकि आपको पता लगे अल्फाज की अदायगी किस तरह की जाती है। शुरू करते हैं। एक एक करके गिरने वाले, मतलब एक एक करके गिरने वाले, मतलब जैसे कोई चीज़ नीचे गिरती है, गिरने वाले। नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे। ठंडे ठंडे, ठंडा आपको पता ही है किसे कहते हैं, ठीक है। नन्हे नन्हे ठंडे ठंडे। कतरे लाई बारिश आई। कतरे आपको पता है पानी की बूंदों को कतरा कहा जाता है। पानी की बूंदों को क्या कहा जाता है? कतरे कहा जाता है। बारिश आई, ये हम सबको ही पता है बच्चों कि जब बारिश आती है तो पानी की बूंदें मतलब कतरे नीचे आते हैं, आसमान से ज़मीन की तरफ नीचे पानी के कतरे आते हैं। एक एक करके गिरने वाले, नन्हे नन्हे ठंडे ठंडे। कतरे लाई बारिश आई। ठीक है, कि मतलब बारिश आई, एक एक करके बारिश के कतरे नीचे आते गए। छोटे छोटे ठंडे ठंडे बारिश के कतरे नीचे आए, और हमें पता लगा भी बारिश हुई है। अब हम आते हैं, इसकी रीडिंग ख़त्म हुई। अब हम आते हैं इमला के अल्फाज की तरफ। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? बादल। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? बादल। बादल हम सबको पता है कि जब बारिश होनी होती है उससे पहले आसमान पर काले बादल छा जाते हैं तो उससे बारिश होती है। तो पहला लफ्ज़ क्या है? बादल। नंबर 2 बारिश। ये हमें पता है कि जब आसमान पर बादल आते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं तो क्या होती है? बारिश होती है। नंबर 3 कतरे। कतरा मतलब पानी की बूंद। पानी की बूंद को क्या कहते हैं? कतरा। तो कतरे मतलब पानी की बूंदें। नंबर 4 ठंडे। ठंडा हम सबको पता है कि ठंडा किसे कहते हैं, कि सर्द को ठंडे। नंबर 5 नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे। नंबर 6 गिरने, जैसे कोई चीज़ नीचे गिरती है उसे कहते हैं गिरना। आगे है अल्फाज मायने। सबसे पहला क्या है? कतरे। मैंने आपको पहले भी बताया कतरे का मतलब क्या है? बारिश की बूंदें। कतरे का मतलब क्या है? बारिश की बूंदें। नंबर 2 नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे। नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे। अब हम आते हैं सवाल जवाब की तरफ। सवाल नंबर 1, बादल क्या बरसाते हैं? बादल क्या बरसाते हैं? ये तो हम सबको ही पता है कि बादल क्या बरसाते हैं। जब आसमान पर बादल आते हैं तो क्या होता है? बारिश होती है। ये तो हम सबको ही पता है। तो क्या जवाब है इसका? बादल बारिश बरसाते हैं। बादल क्या बरसाते हैं? जवाब है बादल बारिश बरसाते हैं। सवाल नंबर 2, शायर ने नन्हे नन्हे ठंडे ठंडे किन को कहा है? हमने अभी नज़्म में पढ़ा, शायर ने कहा नन्हे नन्हे ठंडे ठंडे कतरे लाई बारिश आई। तो इसका मतलब है शायर ने नन्हे नन्हे ठंडे ठंडे किसे कहा है? बारिश के कतरों को। किसे कहा है? बारिश के कतरों को। जवाब क्या है? शायर ने नन्हे नन्हे ठंडे ठंडे बारिश के कतरों को कहा है।
ठीक है, जब बारिश बरसती है तो उसके जो कतरे होते हैं वो ठंडे ही होते हैं। सवाल नंबर 3, बारिश बरसाने वाले बादलों का क्या रंग होता है? जवाब, बारिश बरसाने वाले बादलों का रंग काला स्याह होता है। हमें पता ही है कि काला रंग कौन सा होता है, और हमें ये भी पता है कि आसमान पर जब काले रंग के बादल आते हैं तो ही बारिश बरसती है। ठीक है, तो क्या जवाब है इसका? बारिश बरसाने वाले बादलों का रंग काला स्याह, स्याह मतलब काला ही होता है। ठीक है, काला स्याह होता है। आगे है सवाल नंबर 4, बारिश का पानी कैसा होता है? ठंडा या गर्म? ये हमने भी नज़्म में भी पढ़ा कि बारिश का पानी कैसा होता है, जहाँ शायर ने कहा है नन्हे नन्हे ठंडे ठंडे, तो वहीं पर हमें पता लग गया कि बारिश के कतरे ठंडे होते हैं। तो हमारा इस सवाल का जवाब क्या है? बारिश का पानी ठंडा होता है। फिर से पढ़ते हैं सवाल, बारिश का पानी कैसा होता है? ठंडा या गर्म? जवाब क्या है? बारिश का पानी ठंडा होता है। अब हम आते हैं बुक वर्क की तरफ। तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 81, जिसे हम इंग्लिश में बुक पेज नंबर 81 कहते हैं, खोलें। उस पे देखें, आपकी मश्क में पहला सवाल है लफ्ज़ बनाएं। पहला सवाल क्या है? लफ्ज़ बनाएं। जैसे हमने अपने पिछले सबक में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लफ्ज़ कैसे बनाए जाते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये क्या है? हरूफ। ये सब क्या है? हरूफ। ये अलग अलग हर्फ है। ठीक है, गाफ अलग हर्फ है, रे अलग हर्फ है, नून अलग और ये अलग, लेकिन जब ये सब इकट्ठे हैं तो ये क्या है? हरूफ। और हरूफ को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? लफ्ज़। हरूफ को मिलाते हैं तो क्या बनता है? हर्फ। ये जो इसमें प्लस का साइन है, जमा का निशान है, इसका मतलब है मिलाना। जमा के निशान का यहाँ पर क्या मतलब है? मिलाना। मतलब इन हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना है। सबसे पहले क्या है? गाफ, रे, नून, बड़िए, गिरने। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? गाफ की छोटी शक्ल, इसके साथ हम रे को मिलाएंगे और फिर नून बड़िए ने, क्या बन गया? गिरने। क्या बन गया ये? गिरने। अगला है वाओ, अलिफ, लाम, बड़िए, वाले। वाओ, अलिफ, लाम, बड़िए, वाले। सबसे पहले हम लिखेंगे वाओ। वाओ के साथ हम अलिफ को नहीं मिला सकते और अलिफ के साथ लाम भी नहीं मिल सकता, इसलिए अलिफ भी वैसे ही आएगा और लाम बढ़िए ले, तो क्या हो जाएगा ये? वाले। नेक्स्ट है टे है ठ, नून, डाल, बढ़िए, ठंडे। क्या है ये? ठंडे। तो सबसे पहले हम इसको इसी तरह लिखेंगे, टे है ठ, नून की छोटी शक्ल और इसके साथ हम डाल मिलाएंगे और फिर बढ़िए। क्या बन गया ये? ठंडे। अगला है काफ, तोएं, रे, बढ़िए, कतरे। क्या बन गया ये? कतरे। तो पहले क्या आएगा? नुक्तों वाला काफ, छोटी शक्ल, इसके साथ हम तोएं लिखेंगे और फिर रे को मिला देंगे। ठीक है, और फिर आगे आ जाएगा बढ़िए। तो क्या बन गया ये? कतरे। अगला है जी बे, अलिफ,
रे शीन, बारिश। क्या बन गया ये? बारिश। पहले बे की छोटी शक्ल, उसके साथ अलिफ मिलाया, फिर रे और फिर शीन। क्या बन गया ये? बारिश। क्या बन गया ये? बारिश। आगे देखें जी अपनी बुक पर। सवाल नंबर 2 है, नज़्म के लिहाज से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा बनाएं। नज़्म हमने अभी पढ़ी है, उसके लिहाज से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? बारिश क्या लाती है। सबसे पहला क्या है? बारिश क्या लाती है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, कतरे, हवा, पत्ते। हमने अभी नज़्म में क्या पढ़ा? कतरे लाई, बारिश आई। मतलब बारिश आई तो क्या लाई? कतरे लाई। तो किस ऑप्शन पे हमने दायरा लगाना है? कतरे। सबसे पहले वाले जो लिखा हुआ है ऑप्शन कतरे। बारिश क्या लाती है? कतरे। आगे है नंबर 2, बारिश के कतरे कैसे होते हैं? मोटे, नन्हे, काले। नज़्म में हमने क्या पढ़ा था? नन्हे नन्हे, ठंडे ठंडे। तो मतलब मोटे मोटे आएगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। नन्हे आएगा। हाँ जी, नन्हे। बारिश के कतरे कैसे होते हैं? नन्हे। नंबर 2 पर जो नन्हे लिखा है, हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। आगे है जी नंबर 3 पर, बारिश के कतरे कैसे होते हैं? ठंडे, गरम, बहुत गरम। हमने नज़्म में क्या पढ़ा था? नन्हे नन्हे, ठंडे ठंडे, कतरे लाई, बारिश आई। मतलब बारिश के कतरे ठंडे होते हैं। तो सबसे पहले वाली ऑप्शन पे दायरा लगाएंगे। बारिश के कतरे कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। आगे है जी, बे अलिफ बा से शुरू होने वाले कुछ लफ्ज़ बयान करें। बे अलिफ बा से शुरू होने वाले कुछ लफ्ज़ बयान करें। बे अलिफ बा से शुरू होने वाले अल्फाज। एक उन्होंने हमें मिसाल के तौर पर हमारी किताब में लिख कर दिया हुआ है बारिश। ठीक है, एक उन्होंने हमें लिख के दिया है, अब हमने आगे बनाने हैं। तो हमने नज़्म में ही पढ़ा था बादल। हमने नज़्म में भी पढ़ा था बे अलिफ बा, दाल, लाम, बादल। आगे बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, बाजा। ठीक है, बे अलिफ बा से आपने शुरू होने वाले अल्फाज बनाने हैं, लेकिन आपका लफ्ज़ दुरुस्त होना चाहिए। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा। ठीक है, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा। इसके बाद है ऐसे अल्फाज बनाएं जिनके आखिर में रे बढ़िए आता है। रे बढ़िए, रे। ठीक है, ऐसे अल्फाज बनाएं जिनके आखिर में रे बढ़िए आता है। ऐसे अल्फाज बनाएं जिनके आखिर में रे बढ़िए आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ते अलिफ ता, रे बढ़िए रे, तारे। ते अलिफ ता, रे बढ़िए, तारे। नंबर 2, सीन अलिफ सा, रे बढ़िए, सारे। सीन अलिफ सा, रे बढ़िए, सारे।
नंबर 3 मीम अलिफ माँ रे बढ़िए मारे, मीम अलिफ माँ रे बढ़िए मारे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अल्फाज जुमलों की तरफ। ठीक है, ये हमने अल्फाज जुमले यहाँ पर बनाने हैं। अब हम आते हैं अल्फाज जुमलों की तरफ। सबसे पहला क्या लफ्ज़ है? कतरे। ठीक है, सबसे पहला क्या लफ्ज़ है? कतरे। तो हम जुमला बनाएंगे बे अलिफ बा रे शीन, बारिश के कतरे ठंडे होते हैं। ठीक है जी, बारिश के कतरे ठंडे होते हैं। नंबर 2 क्या है? बादल। बादल, तो हम लिखेंगे बादल बारिश बरसाते हैं। ये हमें पता है कि बादल बारिश बरसाते हैं, बादल आते हैं तो बारिश होती है। ठीक है, इसके साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। हमारा आज का सबक क्या था? बारिश आई, जो कि एक नज़्म थी। ठीक है, इसके साथ हमारा ये वाला सबक ख़त्म हुआ। अब हम सबक नंबर 16 शुरू करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी उर्दू की किताब निकालें। उसके बाद उसका सफ़ा नंबर 83, जिसे हम इंग्लिश में पेज नंबर 83 कहते हैं, उर्दू में सफ़ा नंबर 83 खोलें। जी, सब बच्चों ने अपनी उर्दू की किताब निकाली, उसे खोला। सफ़ा नंबर 83। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपसे कि आपने अपने पास PDF फाइल्स की सूरत में जो काम भेजा गया है उसे निकाल लिया होगा। अपने पास पेंसिल, शार्पनर, रबड़ सब कुछ रखें ताकि किसी भी चीज़ की गैर मौजूदगी से आपको परेशानी ना हो और आप मेरे साथ इस सबक को समझ सकें। जी, सबक नंबर 16। सबक का नाम क्या है? अम्मी को क्या हुआ? क्या नाम है? अम्मी को क्या हुआ? बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि घर का निज़ाम, घर के तमाम काम कौन करता है? अम्मी करती हैं। कौन करता है? अम्मी करती हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे छोटे होते हैं, जैसे 1 क्लास, आप छोटे हैं अभी, तो आपके तमाम काम कौन करता है? आपकी अम्मी करती हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं अपनी किताब के सफ़ा नंबर 83 पर तस्वीर बनी हुई हैं। पहली तस्वीर में अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, ऐसे ही है, वो पसीना आ रहा है उनको और उन्होंने अपना सर पकड़ा हुआ है। ठीक है, अम्मी को क्या हुआ? रीडिंग करना शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ उंगली रखकर पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए।
अम्मी को बुखार है। अब क्या होगा, यानी परेशानी है। घर के तमाम काम कौन करता है? अम्मी करती हैं। घर का निज़ाम कौन देख रहा होता है? अम्मी देख रही होती हैं। ऐसे ही है ना, अम्मी, आजकल ज़्यादा बच्चे मामा कहते हैं, मामा को अम्मी ही कहा जाता है, ठीक है। यानी अम्मी घर के तमाम काम देख रही होती हैं, यानी आपकी मामा। आपको नाश्ता देना, आपने स्कूल जाना है, आपको रेडी करना, आपको लंच देना, आपके स्कूल का काम करवाना, जब आप स्कूल से वापस जाते हो आपके लिए खाना पका के रखना, ठीक है, और आपको अच्छी बातें बताना, ये सब काम कौन करता है? अम्मी करती हैं, ठीक है। अम्मी को बुखार है, अब क्या होगा, यानी परेशान है वो कि अब क्या होगा। नीचे देखें, तस्वीर में दो बच्चे बने, एक बच्चा और एक बच्ची, लड़का और लड़की। देखते हैं लड़का क्या कह रहा है। सबको नाश्ता कौन देगा, यानी आप देख रहे हैं कि वो सोच रहा है नाश्ते के बारे में। नाश्ता बच्चों किसे कहते हैं? नाश्ता सुबह के खाने को कहते हैं। जब रात को सोते हैं और सो के उठते हैं तो सबसे पहले सोकर उठने के बाद जो चीज़ खाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? नाश्ता, ठीक है। चाहे आप इसमें ब्रेड ले लें, फ्रूट्स ले लें, मतलब फल ले लें, दूध का ग्लास पी लें, आप रोटी खा लें, आप जो भी चीज़ खाते हैं वो क्या है? नाश्ता। अच्छा जी, अब लड़की क्या सोच रही है? देखें, लड़की पढ़ाई के बारे में सोच रही है, यानी स्कूल का काम कौन करवाएगा। वो परेशान है, अम्मी तो बीमार हैं। अब जब अम्मी बीमार हैं, नाश्ता कौन देगा? और अम्मी बीमार हैं तो स्कूल का काम कौन करवाएगा, ठीक है। आगे आ जाएं, सफ़ा नंबर 84। आप देख रहे हैं डॉक्टर हैं और अम्मी और अब्बू हैं। पढ़ते हैं जी, क्या है? शाम हुई तो अब्बू दफ्तर से घर आए। वो अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। शाम हुई तो अब्बू दफ्तर से घर आए। वो अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। अब देखें, अम्मी बीमार हैं, घर का कोई काम नहीं हो रहा, ना नाश्ता मिल रहा है, ना स्कूल का काम हुआ, और अब दादा दादी या नाना नानी तो हैं घर में, लेकिन वो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, वो बूढ़े हो चुके हैं। तो वो अब अम्मी को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाते, और बच्चे छोटे हैं, वो भी कैसे लेके जाएं। शाम तक इंतज़ार किया कि अब्बू दफ्तर से घर आएँ। अब्बू जब शाम को काम से घर लौटे, वो अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। आगे देखें, दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। नानी जी ने सबको खाना खिलाया, ठीक है। बच्चों, घर के काम कौन करता है? अम्मी। क्यों? क्योंकि अम्मी में इतनी पावर होती है कि वो घर के काम कर लेती हैं। नानी जी ने यहाँ सबको खाना खिलाया, लेकिन अगर वो रोज़ाना इसी तरह काम करती रहेंगी तो वो बीमार हो जाएंगी। इसीलिए नानी जी रोज़ ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन क्योंकि आज अम्मी बीमार हैं तो आज नानी जी उठी हैं कि मैं बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ, ठीक है। नानी जी ने सबको खाना खिलाया।
दादाजी ने स्कूल का काम करवाया। आप देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। दादाजी ने स्कूल का काम करवाया। अब एक काम किया नानी जी ने, दूसरा काम किया दादाजी ने। सब ने अम्मी का ख्याल रखा। आप देख रहे हैं तस्वीर में अम्मी सो रही हैं, अम्मी आराम कर रही हैं। अम्मी ने खूब आराम किया। आप देखें अब्बू अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए, नानी जी ने सबको खाना खिलाया और दादाजी ने स्कूल का काम करवा दिया। ठीक है, ये काम सब ने बांट लिए, सब ने मिलकर कर लिए, तो अम्मी को आराम करने का मौका मिल गया। ठीक है, अगले दिन अम्मी ठीक हो गई। जब काम मिलकर कर लिया तो अम्मी के ऊपर काम का बोझ कम हो गया। अम्मी ने आराम किया, सबने उनका ख्याल रखा, इस तरह अम्मी ठीक हो गई। बच्चों, इस कहानी से या इस सबक से हमें क्या नतीजा मिलता है, हमें क्या सीखने को मिला है? हमें सीखने को ये बात मिली है कि जब हम सब एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप भी अपनी अम्मी के साथ बहुत से काम में हाथ बटा सकते हैं। जैसे अगर आपने खाना खाया है, आप अपनी अम्मी के साथ या मामा के साथ दस्तरखान लगवा सकते हैं। ठीक है, आप उस पर प्लेट्स रख सकते हैं, आप किसी को उठकर पानी का गिलास पिला सकते हैं। ठीक है, पानी पिला सकते हैं ना आप, मतलब इतने काम तो आप कर सकते हैं। आप अपना जो स्कूल का काम है, अगर आप वो खुद आराम से बैठ के कर लो, अम्मी को तंग ना करो, इसमें भी अम्मी को आसानी है। ऐसे ही है ना, बहुत से काम हैं जो आप भी अपनी मामा के साथ करवा सकते हैं। तो हमें क्या सबक मिला? हमें ये सबक मिला कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जब हम एक साथ रहते हैं एक घर में, तो हमें इस तरह काम करने चाहिए कि किसी पर भी बोझ ना बने, कोई भी ना थके और सबको आराम करने का भी मौका मिले। ठीक है, अब आप अपनी PDF फाइल्स की सूरत में जो काम भेजा गया है उसे खोलें। आपके पास वो नोट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम अल्फाज मायने की तरफ आते हैं। अल्फाज मायने, सबसे पहले क्या है? नाश्ता। नाश्ता किसे कहते हैं? सुबह का खाना। वो मैंने आपको बताया, रात को आप सोते हैं, सो के जब आप उठते हैं, उठने के बाद आप जो भी खाते हैं, चाहे आप दूध का गिलास पिएं, चाहे आप स्लाइस खाएं, फल खाएं, डबल रोटी खाएं, अंडा खाएं, जो भी आप खाते हैं वो क्या है? नाश्ता। नंबर 2, ख्याल रखना। नंबर 2, ख्याल रखना। ख्याल रखना मतलब देखभाल करना। ख्याल रखना मतलब देखभाल करना। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम एक जगह एक साथ रहते हैं तो आप बहुत से कामों में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? ख्याल रखना। यानी आपको ख्याल है दूसरे का कि अच्छा एक काम उसने किया है, एक मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं ख्याल रखना। अब आते हैं इमला के अल्फाज की तरफ। इमला के अल्फाज। नंबर 1, बुखार। बुखार बच्चों किसे कहते हैं? हमारा हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो एक लेवल पे रहता है, एक सतह पे रहता है। ठीक है, लेकिन
जब ये दर्जा हरारत बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और जिस्म थक जाता है, कोई काम नहीं होता, तो उसको क्या कहा जाता है? बुखार। नंबर 2, नाश्ता। नाश्ता। नंबर 3, दफ्तर। जैसे आपके अब्बू जहाँ काम करने जाते हैं वो उनका क्या है? दफ्तर, जिसे आप ऑफिस कहते हैं, उसे उर्दू में क्या कहा जाता है? दफ्तर। नंबर 4, डॉक्टर। डॉक्टर तो आप सबको ही पता होगा किन्हें कहा जाता है। जब हम बीमार होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें कहाँ लेके जाते हैं? आपके अम्मी अब्बू कहाँ लेके जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है? हमें दवाई देता है और हम ठीक हो जाते हैं। नंबर 5, खूब। खूब का बच्चों मतलब है बहुत ज़्यादा, यानी जैसे अम्मी ने खूब आराम किया, मतलब खूब यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा आराम किया, ठीक है। आराम यानी रेस्ट करना, जिसे आप कहते हैं कि मतलब आप जैसे आप सो रहे हैं या आप थक जाते हैं तो आप लेट जाते हैं, तो क्या कहते हैं? आराम। अब हम आते हैं सवाल जवाब की तरफ। सवाल नंबर 1 क्या है? अम्मी को क्या हुआ था? सवाल नंबर 1 क्या है? अम्मी को क्या हुआ था? जी बच्चों, अभी हमने सबक में पढ़ा, क्या पढ़ा था? अम्मी को क्या हुआ था? हमने पढ़ा ना, हमारे सबक की पहली लाइन ही जो थी वो क्या थी? अम्मी को बुखार हुआ था। क्या जवाब है? अम्मी को बुखार हुआ था। क्या सवाल है? अम्मी को क्या हुआ था? जवाब, अम्मी को बुखार हुआ था। आगे है सवाल नंबर 2। अम्मी को डॉक्टर के पास कौन लेकर गया? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बच्चे बहुत छोटे हैं और नाना नानी या दादा दादी बुज़ुर्ग हैं, तो अम्मी को डॉक्टर के पास कौन लेकर गया था? अब्बू लेकर गए थे। जवाब, अम्मी को डॉक्टर के पास अब्बू लेकर गए। अम्मी को डॉक्टर के पास कौन लेकर गया? अम्मी को डॉक्टर के पास अब्बू लेकर गए। सवाल नंबर 3, स्कूल का काम किसने करवाया? हमने अपने सबक में पढ़ा है, हमें बच्चों को स्कूल का काम किसने करवाया था? जी, जवाब है दादाजी ने स्कूल का काम करवाया। स्कूल का काम किसने करवाया था? दादाजी ने। किसने? दादाजी ने। दादाजी ने स्कूल का काम करवाया, ठीक है। अब हम आते हैं अल्फाज जुमलों की तरफ। अल्फाज जुमले, ये लफ्ज़ दिए गए हैं, इनसे आपने जुमले बनाने हैं। जुमले बच्चों आपने जो सबक पढ़ा है आप उसी में से भी ले सकते हैं और आप अपने पास से भी बना सकते हैं, लेकिन आपका जुमला दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है? आराम। क्या है? आराम। हमने पढ़ा था सबक में कि अब्बू जब अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो अम्मी ने उसके बाद क्या किया था? जी, क्या किया था? अम्मी ने खूब आराम किया। अम्मी ने खूब आराम किया, ठीक है। अगला क्या है? बुखार।
ठीक है। अगला क्या है? बुखार। बुखार हमने पढ़ा था सबक में, किसको बुखार था? अम्मी को। किनको बुखार था? अम्मी को बुखार था। तो हम क्या लिखेंगे? अम्मी को बुखार था। अगला क्या है? काम। आगे क्या है? काम। काम जैसे स्कूल का काम किसने करवाया था? स्कूल का काम दादाजी ने करवाया था। ठीक है। आप और भी कोई जुमला बना सकते हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने स्कूल का काम कर लिया है, या काम और भी कोई जुमला बन सकता है, मैंने काम करने में अम्मी की मदद की। लेकिन ये जुमला आपके लिए लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे दादाजी ने स्कूल का काम करवाया। आगे क्या है? डॉक्टर। ठीक है। जब कोई बीमार होता है तो क्या किया जाता है? तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जब कोई बीमार होता है तो क्या किया जाता है? डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो हम यहाँ पर डॉक्टर का जुमला क्या लिखेंगे? अब्बू अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। ठीक है। हमने सबक में यही पढ़ा है ना। हम कोई और जुमला भी बना सकते हैं, जैसे डॉक्टर ने अम्मी का इलाज किया। ठीक है। डॉक्टर ने अम्मी का इलाज किया। अब हम आते हैं बुक वर्क की तरफ। ठीक है। कॉपी का काम ख़त्म हुआ। अब आप अपनी बुक का सफ़ा नंबर 87 87 बुक पेज नंबर 87 खोलेंगे। जी खोला सब बच्चों ने? क्या लिखा है? लफ्ज़ बनाएं। क्या लिखा है? लफ्ज़ बनाएं। ठीक है। अब हम लफ्ज़ बनाएंगे। देखिए बच्चों ये लफ्ज़ क्या है? अम्मी। ये दिए गए हैं हरूफ, एक हो तो हर्फ, ज़्यादा हो तो हरूफ। और ये जो जमा का निशान है ये क्या बता रहा है? कि मिलाना है। क्या बता रहा है? मिलाना है। तो जब हम किसी लफ्ज़ को, हरूफ को मिलाकर लिखते हैं तो क्या बन जाता है? लफ्ज़। जब हम हरूफ को मिलाकर लिखते हैं तो क्या बन जाता है? लफ्ज़ बन जाता है। ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पर ये देखें, अलिफ मीम मीम छोटी है। मीम यहाँ पे 2 दफ़ा आया है। ठीक है। मीम यहाँ पे 2 दफ़ा आया है। जब कोई हर्फ 2 दफ़ा एक साथ ही आ जाए, यानी जैसे एक यहाँ पर है मीम अलिफ मीम, ये नहीं, यहाँ पर मीम एक साथ आया है, यानी मीम और फिर मीम। तो हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं? शद लगा देते हैं। ये लफ्ज़ क्या है? अम्मी। क्या लफ्ज़ है ये? अम्मी। अलिफ, अब मीम 2 दफ़ा है। ठीक है। मीम और फिर छोटी ए।
अम्मी। लेकिन अब मीन क्योंकि 2 दफ़ा बोला गया है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर शद लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, शद लगा देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये 2 दफ़ा बोला गया है। जैसे अम्मी। इसी तरह अब्बू, अलिफ बे वाओ बू, अब्बू। लेकिन बे 2 दफ़ा आया है तो हम क्या करेंगे, ऊपर शद लगा देंगे। आगे नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, क्या बन जाएगा, नाना। क्या बन जाएगा, नाना। आगे दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। लेकिन ना तो दाल के साथ अलिफ लग सकता है, मतलब मिला के नहीं लिखा जा सकता, और ना ही अलिफ के साथ दाल मिल सकता है, ना पहले ना बाद में। ठीक है, तो हम दादा को लिखेंगे दाल अलिफ, दाल अलिफ, दादा। आगे क्या है, चाचा जी, चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, क्या बन गया, चाचा। क्या बन गया, चाचा। आगे नेक्स्ट खे अलिफ खा, लाम हे, ला, क्या बना, खाला। खे के साथ अलिफ मिलाएंगे और लाम के साथ हे को, तो यहाँ लाम की छोटी शक्ल और खे, खाला। क्या बन गया, खाला। मीम अलिफ माँ, मीम वाव मू, नून गुन्ना, मामू। क्या बन गया, मामू। क्या बन गया ये, मामू। आगे है, आप अगले सफ़े पर आ जाएं। क्या लिखा है, मर्द को मुज़क्कर कहते हैं, मर्द को मुज़क्कर कहते हैं। मसलन लड़का, मुर्गा, अहमद मुज़क्कर हैं, मर्द को मुज़क्कर कहते हैं। मसलन लड़का, मुर्गा, अहमद क्या हैं, मुज़क्कर हैं। औरत को मोनस कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनस कहते हैं। मसलन लड़की, मुर्गी, निदा मोनस हैं। बच्चों अब आप देखें, जैसे अगर आप लड़की हैं, ठीक है, अगर आप लड़की हैं, बच्ची हैं, तो आप क्या हैं, मोनस हैं। आपकी मामा, आपकी नानो, नानी अम्मा, दादी अम्मा, खाला, बहन क्या हैं, मोनस हैं। जो लड़की है उसे क्या कहा जाता है, मोनस। और जो लड़का है, लड़का जैसे आपके पापा, अंकल, चाचू, मामू, भाई, दादा या नाना क्या हैं, मुज़क्कर हैं। लड़के को क्या कहा जाता है, मुज़क्कर, और लड़की को मोनस। ठीक है, अब कह रहे हैं नीचे दिए हुए रिश्तों को मुज़क्कर और मोनस के खानों में लिखें। नीचे उन्होंने हमें रिश्ते, ये अल्फाज जो दिए गए हैं ये रिश्ते हैं। रिश्ते कहते हैं जैसे बहन भाई, आप आपस में आपका रिश्ता है, बहन भाई, माँ बाप, ये एक रिश्ता है। हमारे घर में जो लोग हमारे साथ रह रहे होते हैं वो हमारे रिश्ते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अब्बू, नाना, अम्मी, ताया, ताई, नानी, चचा, खाला, खालू,
दादा, चची, दादी। ठीक है, ये उन्होंने हमें रिश्ते दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए रिश्तों को मुज़क्कर और मुअन्नस के खानों में लिखें। सबसे पहला जो कॉलम है या खाना है वो किसका है? मुज़क्कर का। तो अब हम पहले मुज़क्कर वाले लिखते हैं, फिर हम मुअन्नस वाले लिखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले मुज़क्कर वाले लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? अब्बू। अब मैंने आपको बताया कि जो लड़का होता है वो मुज़क्कर है और जो लड़की है वो क्या है? मुअन्नस। ठीक है, सबसे पहले है अब्बू, तो अब्बू क्या है? मुज़क्कर। ठीक है, अब्बू क्या है? मुज़क्कर। आगे नाना। नाना कहते हैं आपकी अम्मी के अब्बू को। ठीक है, तो नाना कहाँ आएंगे? मुज़क्कर वाले खाने में। आगे अम्मी, तो अम्मी मैंने आपको बताया लड़की को क्या कहते हैं? मुअन्नस, तो अम्मी को कहाँ लिखेंगे? मुअन्नस वाले खाने में। नेक्स्ट है ताया। ठीक है, आपके अब्बू के बड़े भाई को क्या कहा जाता है? ताया। ये रिश्ते हैं ना, ये रिश्ते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? रिश्ते। यानी आपके अब्बू के बड़े भाई को क्या कहा जाता है? ताया। आगे है ताई। क्या है? ताई। ताई कहते हैं बेटा ताया की बीवी को। ठीक है, आपके ताया की जो बीवी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ताई। तो ये आएंगी मुअन्नस वाले खाने। आगे है नानी। नानी किन्हें कहा जाता है? नानी कहा जाता है आपके अम्मी की अम्मी को। ठीक है, चचा। चचा, चचा किन्हें कहा जाता है? आपके अब्बू के भाई को, छोटे भाई को। ठीक है, अब्बू के बड़े भाई को क्या कहा जाता है? ताया। और अब्बू के छोटे भाई को क्या कहा जाता है? चचा। आगे है खाला। खाला किन्हें कहा जाता है? आपकी अम्मी की बहन को खाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाला कहा जाता है। खालू। खाला के शोहर को क्या कहा जाता है? खालू। खाला के शोहर को क्या कहा जाता है? खालू। दादा। आगे क्या है? दादा। आपके अब्बू यानी आपके अब्बू के वालिद को क्या कहा जाता है? दादा। आगे हैं चची। चचा यानी आप ज़्यादातर अब कहते हैं चाचू। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है चचा। ठीक है, चचा की बीवी को क्या कहा जाता है? चची। क्या कहा जाता है? चची। और आखिर में क्या है? दादी। आपके अब्बू की अम्मी को क्या कहा जाता है? दादी। अब आ जाएं अगले सफ़े पर। दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। क्या है? दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। ठीक है, हम इमला के अल्फाज करते हैं, पढ़ते हैं, किस लिए? इसीलिए कि हमें सही इमला का अंदाज़ा हो। जैसे सबसे पहले है बुखार। बुखार लफ्ज़ तो नहीं होता,
बिखार नहीं, ये लफ्ज़ भी नहीं होता। बुखार, जी बिल्कुल, क्या लफ्ज़ होता है? बुखार। तो हम किसके गिर्द दायरा लगाएंगे? बुखार। आगे लफ्ज़ है हो। जैसे हम कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, जैसे कहते हैं ना, तो हो। अब आप देखें, ये हे कौन सी है? ये है हलक से निकलती है। इस हे की आवाज़ हलक से निकलती है। और ये जो दो आँखों वाली हे है, इसकी आवाज़ भारी होती है। ठीक है, इसकी आवाज़ भारी होती है। ना तो हमने भारी आवाज़ में हो कहते हैं, और ना ही हम हलक से निकाल के हो कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हो। तो हमें पता है कि ये वाला लफ्ज़ ठीक है। आगे है ख़याल। लफ्ज़ है ख़याल। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ख़याल। हमें पता है काफ से, क्योंकि लफ्ज़ है ख़याल। खे की आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ तो काफ है, तो इसका मतलब है ये नहीं है। और आगे ख़ियाल, ऐन की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ऐन तो कहीं पर भी नहीं है, लफ्ज़ है ख़याल। तो जब ऐन आएगा तो आल बन जाएगा, जो कि गलत है। तो सही लफ्ज़ क्या है? ख़याल। आगे देखें, सफ़ा नंबर 89 पर नीचे आपके घर में कौन कौन रहता है, तस्वीर बनाएं और लिखें। मसलन मेरे दादा। ठीक है, अब बच्चों, ये काम आपने अपनी मामा से, या आप जिनसे भी पढ़ते हैं, चाहे आप ट्यूशन में पढ़ते हैं या आप अपनी बड़ी बहन से पढ़ते हैं, बड़े भाई से, जिनसे भी आप पढ़ते हैं, आपने उनके पास बैठकर ये वाला सवाल हल करना है। क्योंकि हर एक के घर में मुख्तलिफ़ लोग रहते हैं। ठीक है, किसी के घर में दादा दादी हैं और किसी के घर में नहीं हैं। कोई अपनी नाना नानी के पास भी रहता है। ठीक है, तो ये वाला सवाल आप खुद हल करेंगे कि आपके घर में कौन कौन रहता है। आप लिख सकते हैं मेरे दादा अबू, मेरी दादी अम्मा, अब्बू अम्मी, जिन्हें आप मामा और पापा कहते हैं, उन्हें अब्बू और अम्मी कहा जाता है। भाई, भाभी, बहन, मामू भी हो सकते हैं, चचा भी हो सकते हैं, ताया भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके घर में जो कोई भी रहता है, जिनके साथ आप रहते हैं, उनके रिश्ते के बारे में आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको इस लेक्चर से मुतल्लिक़ या इस सबक से मुतल्लिक़ कोई भी बात समझ नहीं आई, कोई मुश्किल दरपेश है, तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।